एंड यहाँ पे एक डायग्राम भी गिवन है जिससे आपको ईआर की दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। ये है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है ये आगे आने वाला है। अभी आप इतना देखिए कि एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये आर ई आर की प्रॉपर्टीज हैं, नॉट एस ई आर, स्मूथ की नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करती है। एंड राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज कर रही है और राइबोसोम पाया जाता है आर ई आर के सरफेस पे। इसलिए जो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, इट इज आर ई आर नॉट एस ई आर। ये आपको ध्यान रखना है। एंड एस ई आर इससे थोड़े डिस्टेंस पे पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन के क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है आर ई आर। एस ई आर स्मूथ वाला दूर पाया जाता है इससे। गोल्जी अपरटस इज द नेक्स्ट ऑर्गेनेल। गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स ये भी होती हैं। गोल्जी बॉडी भी ऐसा दिख भी रहा है, इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंड दे आर डेंसली स्टेन्ड, इसका मतलब है कि इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है। देखिए 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। जो डायामीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी इसके ही अराउंड होता है, अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर ऑन एन एवरेज। तो काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं ये, माइक्रोस्कोप से सीधे सीधे इनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, इसलिए डेंसली स्टेन्ड किया जाता है। यानी जिस स्टेन से इनको ऑब्जर्व किया जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है डेंस अमाउंट में, तब जाके विजिबल हो पाती हैं ये मतलब है इसका। एंड दीज वर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टरने। तो ये जो सैक्स दिख रहे हैं इनका नाम सिस्टरने है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे थोड़ी मिलती जुलती टर्म भी आई आगे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, उसको क्रिस्टे बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो क्रिस्टे और सिस्टरने में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको आप ऐसे याद रखिए। सैक्स पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, इसमें सी एस आ रहा है एंडिंग में, और सिस्टरने में सी आई एस आता है, यानी सी एस इसमें भी आता है। क्रिस्टे में सी आर आता है, सी एस नहीं। तो इससे आप याद रखेंगे सैक्स से सिस्टरने एसोसिएटेड है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसा दिख भी रहा है अरेंजमेंट पैरेलल ही है इनकी। वैरिड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इनका क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आपको गिवन नहीं है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैरायटी ऑफ नंबर इनके हो सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट नंबर गिवन ही है तो नंबर आपको याद ही नहीं है, तो आप वेरियस ही मान के चलेंगे इसको। द गोल्जी सिस्टरने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes और forming face। तो concentrically arranged है मतलब इन सबका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। देखिए ये एक ही सेंटर है सबका, और इस वे में ये अरेंज्ड है concentrically। ये आपको याद रखना है कि कन्वेक्स सिस होता है इनका फॉर्मिंग फेस। सिस और ट्रांस होते हैं बेसिकली दो टाइप के फेसेस, फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस और मैचरिंग फेस। तो आप ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिस इनमें पहले आता है, ट्रांस बाद में। इससे आपको ये याद ध्यान रह जाएगा यहाँ पे कि सिस होता है फॉर्मिंग फेस यानी जो पहले आता है, और ट्रांस होगा मैचरिंग फेस जो बाद में आएगा। एंड वन मोर थिंग, सिस कन्वेक्स फेज होता है। देखिए कन्वेक्स में ई एक्स आता है पीछे, और सिस की ऐसा ही साउंड करता है एस जैसा ये। तो इससे आप याद रखेंगे कन्वेक्स सिस फेस होता है, और कनकेव होता है ट्रांस फेस। कनकेव में ए आ रहा है और ट्रांस में भी ए आता है, जबकि कन्वेक्स में ए नहीं आ रहा, तो ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि ये इन सब का आपने देखा कि कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं, इन सब का सेंटर तो एक ही है ना, तो इंटरकनेक्टेड तो ये दोनों हैं ही फेसेस। ये सिस फेस हो गया कन्वेक्स सिस, एंड ट्रांस मैचरिंग फेस कनकेव। तो कनेक्टेड तो ये हैं ही, लेकिन दे आर एंटायरली डिफरेंट बिकॉज पोजीशन डिफरेंट है ना, कि एक स्टार्टिंग में आ रहा है एक एंड में आ रहा है। तो पोजीशन डिफरेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड है बिकॉज दे आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली।
The Golgi apparatus principally performs the function of packaging of material to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. तो इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड यानी इंटरसेलुलर भी इनके पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ये जो इंटरकनेक्टेड फीचर है सिस एंड ट्रांस फेसेस का, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड है। जैसे सिस फेस के अंदर जो मटेरियल्स होने होते हैं पैकेजिंग के लिए वो आते हैं और ट्रांस फेस से ये पैकेज होके निकल जाते हैं, यानी दोनों ही फेसेस ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं। जो सैक्स अरेंज होते हैं सिस्टर ने वो मेनली परफॉर्म करते हैं पैकेजिंग का फंक्शंस, ये दोनों ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर इंटरकनेक्टेड। तो प्रिंसिपल फंक्शन होता है गोल्जी का मटेरियल्स की पैकेजिंग एंड बेसिकली जो प्रोटीन्स और लिपिड्स ईआर बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पे आते हैं और पैकेज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जी से गोल्जी और जी से ग्लाइको ये अटैच कर देता है प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ, इस फॉर्म में इनको पैकेज कर देता है ये। Materials to be packaged in the form of vesicles from ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। तो cis phase forming phase होता है क्योंकि, तो इससे पहले फ्यूज़ करता है, सबसे पहले ये आता है एंड देन मैचरिंग फेज की तरफ मूव करते हैं वो मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग through sacs or cistern of Golgi. This explains why Golgi apparatus remains in close association with ER। तो यही रीज़न है क्योंकि पैकेजिंग यही होनी होती है उन मटेरियल्स की जो ER में प्रोड्यूस होते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स on the ER are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase। तो वही बात है, इनकी पैकेजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे सेल यूज़ नहीं कर सकती इन प्रोडक्ट्स को, या फिर सेल से बाहर अगर इन प्रोडक्ट्स को लेके भी जाना है तो पैकेजिंग होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो काम गोल्जिया किया जाता है, इसलिए यूजेबल हो पाए ये इसी में गोल्जी का काम है, इसलिए सबसे क्लोज एसोसिएशन होती है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। Golgi body is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. This we have already discussed. Now lysosomes, these are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus। तो membrane bound होते हैं, ये याद रखना बहुत आसान है। सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है इन यूकैरियोट्स एज वेल प्रोकैरियोट्स जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इवन दो सेंट्रियोल भी होता है यूकैरियोट्स में जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। अब मैंने आपको याद भी करवाया था कि सेंट्रोजोम क्योंकि राइबोसोम के ज़्यादा राइमिंग साउंड करता है तो वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। इनके अलावा जितने भी सारे हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एंड 3 ऐसे यहाँ पे आपको ऑर्गेनेल मिल जाएंगे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, देन न्यूक्लियस एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। 3 of them are double membrane bound and these structures of these are exactly mentioned in NCERT। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं ये भी आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। दीज आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर, तो वेसिकल्स की फॉर्म में मॉडिफिकेशन होता है इन गोल्जी apparatus। जो चीज़ बनती है वो होते हैं लाइजोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो ये आपको आगे जाके पता लगा कि लाइसोसोम बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। देखिए प्रोटीन्स बनाए जाते हैं ईआर के अंदर और उनमें मॉडिफिकेशन होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एंजाइम्स, ये मॉडिफिकेशन करती है गोल्जी अपैरेटस। तो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जो लाइसोसोम बनते हैं ये गोल्जी अपैरेटस में पैकेज किए जाते हैं। Isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स टू ब्रेक, तो जो वाटर की हेल्प से बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं एंजाइम्स उनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। हाइड्रोलेसिस भी इनको बोल सकते हैं, जैसे लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेजिस। तो लाइपेसिस लिपिड्स के बॉन्ड को तोड़ेगा, प्रोटीएसिस प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड को, और कार्बोहाइड्रेजेस ये तोड़ेगा शुगर्स के बीच के जो मोनो सैकराइड्स होते हैं उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ेगा। तो बेसिकली ये सारे लाइसोसोम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइजोसोम में एल वाई आता है और हाइड्रोलाइटिक में भी एल वाई आता है। दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। नाउ ये आपको ज़रूर पता होगा कि वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है, इवन दो 7 pH होता है वाटर का, लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर होता है स्लाइटली वाटर का, क्योंकि अल्कोहल्स के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। अल्कोहल्स का भी एसिडिक नेचर होता है, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी एक्चुअली, जब अल्कोहल चैप्टर आएगा क्लास 12 केमिस्ट्री। तो अभी के लिए सिर्फ इतना भरोसा कर लीजिए कि थोड़ा सा एसिडिक होता है वाटर, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये, तो ये एक्टिव होंगे एसिडिक पीएच पे ही, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो एजेस पीछे लगा होता है ना, ये इसी एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, लाइटिट की लाइसिस की एक्टिविटी, यानी जिन मॉलिक्यूल्स के आगे लिखा हुआ है उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स को ये डाइजेस्ट कर लेगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएसेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियसेस भी आते हैं इसी के अंडर, तभी तो न्यूक्लिक एसिड्स यहाँ पे लिखा गया है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, सारे नहीं लिखे गए हैं। न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने वाले डेफिनेटली लाइजोसोम्स के अंदर आते हैं। एंड नाउ यू मस्ट बी गेटिंग लाइजोसोम्स को सोसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन्हीं टाइप के तो मॉलिक्यूल्स, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगर ये सारे के सारे ही डाइजेस्ट हो गए एक ही टाइम पे, तो सेल तो मर ही जाएगी, सुसाइड कमिट कर लेगी। तो ऐसा होता भी है, लाइजोसोम्स का इस्तेमाल सेल तब करती है जब उसको ऐसी कंडीशन लगने लगती है कि वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और दूसरी सेल्स के लिए भी वो डेंजर का कारण बन सकती है, जैसा कि कैंसर सेल्स के में होता है, तो अपने आप खुद को ख़त्म कर लेती है सेल इन दोज केसेस, तो वहाँ पे लाइजोसोम का इस्तेमाल करती है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी सेल ख़त्म हो जाती है वहीं पे। Vacuoles is the next organelle. The vacuole is the membrane bound space. First of all, it's a space. वैक्यूम आप जानते हैं ना, सिर्फ खाली स्पेस होता है, तो उसी से डिराइव किया गया है वैक्यूल। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। अब आपने देखा था कि वैक्यूल्स भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा होता है, तो यही इसका फंक्शन है उसके हिस्सा होने का, कि जो जो मटेरियल्स पीछे बने हैं ना, जो प्रोटीन्स और लिपिड से फिर पैकेजिंग हुई है और लाइजोसोम्स भी बने हैं, इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ऑफ कोर्स कोई भी प्रोसेस बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होती, उसमें अनयूजफुल मटेरियल्स जरूर जनरेट होते हैं, तो वो जहाँ पे डिस्पोज किए जाते हैं वो एरिया है वैक्यूल्स। तो ऐसे लिंक है इसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। एंड वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। आई हैव टोल्ड यू। मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये भी, ऑफ कोर्स हमने देखा सिर्फ 2 ही होते हैं ऐसे जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। वैक्यूल इज बाउंड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो 3 ही हैं ऐसे जो डबल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है, बाकी सब सिंगल के साथ होंगे। इसकी मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक नाम यहाँ पे मेंशन है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसके पीछे प्लास्ट आ रहा है, और आप आगे प्लास्टिड्स पढ़ने वाले हैं, विच आर नोन टू इम्पार्ट कलर टू अ प्लांट सेल। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोक्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। इवन तो जो तीसरा है उसमें कलर्स नहीं होते, आई नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लास्टिड तो कलर इम्पार्ट करते हैं ना। तो इससे आप याद रखेंगे, इसमें टू नो प्लास्ट लिखा है, मीन्स नो प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड नहीं है तो कलर भी नहीं होगा, और ऐसा होता भी है। वैक्यूल्स में कहीं कलर कोई नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल शो किया जाता है। वाटर होता है, वाटर क्या है, कलरलेस है, तो टू नो प्लास्ट, प्लास्ट नहीं है मतलब कलर नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन होगी वैक्यूल्स की, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसका नाम। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये हमने देख ही लिया पीछे डायग्राम में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स के अंदर, सो ऑलमोस्ट सारा स्पेस 90% ऑफ द स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है। In plants, tonoplast facilitate transport of a number of ions and other materials against concentration gradients
into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। अब ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। वैक्यूल क्योंकि 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई करता है, तो उसमें जो सब्सटेंसेस होंगे, जो आयंस होंगे और दूसरे मटेरियल्स होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वैक्यूल के अंदर। सो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में पहुंचाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस। एंड ऑफ कोर्स इसमें एनर्जी ज़रूर लगेगी, हमने देखा था पीछे एटीपी लगता है जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल्स को पहुंचाया जाता है। एंड टोनोप्लास्ट कैसे फैसिलिटेट करती है मटेरियल्स को, ये आपको याद रखना है, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि वेस्ट मटेरियल इसमें काफ़ी भरा रहता है सेल का, तो कंसंट्रेशन उसकी ही इसमें ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। In amoeba, the contractile vacuole is important site for osmoregulation and excretion। तो osmoregulation क्या होता है ये मैंने एनिमल किंगडम में भी थोड़ा सा आपको बता दिया था, और डिटेल में ये आएगा एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर। बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्ट कर रहा है ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में अमीबा के केस में। अमीबा के केस में मूवमेंट भी कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी ऑफ सूडोपोडिया के कारण ही होती है। तो सब कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी और सूडोपोडिया के कारण होता है। तो ये भी जो ओस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी के कारण हो गया। और वैक्यूल का आप इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इसका आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारे वैक्यूल्स के अंदर ही जमा किए जाते हैं, तो एक्सक्रीशन में यही हेल्प करेगा। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपने प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, देयर बॉडी मूव्स अलोंग फूड एनगल्फिंग मटेरियल। तो फूड एनगल्फिंग होता है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, जो कि प्रोटिस्ट का हिस्सा है। तो इसे आप याद रखिए कि फूड वैक्यूल्स प्रोटिस्टा में बनते हैं। बेसिकली अमीबा भी प्रोटिस्टा का ही हिस्सा है। जो प्रोटोजोआ एक सब कैटेगरी होती है प्रोटिस्टा में, उसी में पाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल दोनों प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिए कैसे याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होता है और माइटोकॉन्ड्रियोन सिंगुलर होता है। ये आई थिंक हमने पिछले चैप्टर में भी देखा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे गैंग्लिया आता है और गैंग्लियोन आता है। गैंग्लियोन वहाँ पे सिंगुलर था और गैंग्लिया प्लूरल। तो काफ़ी जगह ये वर्ड्स यूज़ होते रहते हैं बायोलॉजी में, एंड मैंने आपको बताया भी हुआ है उसी चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे इनको लर्न करना है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो वही रीज़न है इसका, देखिए डायमीटर कितना है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर है, छोटा होता है जस्ट लाइक गोल्जी बॉडी, उसका भी इतना ही डायमीटर होता है। एंड एम से स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइक्रोमीटर भी एम से स्टार्ट होता है। तो इसे आप याद रखें कि एक माइक्रोमीटर के अराउंड साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। एग्जैक्टली अगर 0.5 माइक्रोमीटर आपको याद रखना है, तो आप ये गोल्जी से याद रख सकते हैं। गोल्जी वर्ड इज मेड अप ऑफ 5 अल्फ़ाबेट्स, यानी 5 आ गया वहाँ से, तो 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज साइज होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। उसका भी अराउंड इतना ही होता है। आप ऑन एन एवरेज याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया उनका गोल्जी का दोनों का डायमीटर सेम होता है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, अब इसका जो स्पेसिफिक स्टेन होता है उसका भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो जब वहाँ आएगा तभी इसको देख लिया जाएगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स काम क्या करती है सेल, इसके बेसिस पर नंबर इसका वेरी कर सकता है। तो कोई सेल अगर सिर्फ खड़ी ही है, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाएंगे। लेकिन कोई सेल अगर लगातार प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस कर रही है, लगातार फंक्शन हो रहा है उसका, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। इसलिए जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उन सेल में ये उनका नंबर ज़्यादा पाया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। तो ये आगे आता है न्यूक्लियाई के बारे में, न्यूक्लियोलस, उनके बारे में भी यही आता है, क्योंकि वो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। तो उसमें एक लाइन आती है that there are numerous and large number of
लार्ज नंबर मतलब लार्ज एंड न्यूमरस, बड़े और ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं उन सेल्स के अंदर दैट आर एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब दोनों चीज़ें, नंबर भी ज़्यादा पाया जाता है और साइज़ भी ज़्यादा होता है न्यूक्लियोलाई का। तो उसके साथ इसको भी आप याद रख सकते हैं कि इनका शेप और साइज़ भी बड़ा होगा उन सेल्स में और इनका नंबर भी ज़्यादा पाया जाएगा। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल होता है, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर सिलेंडर जैसी होती है। और सॉसेज शेप्ड, ये जो सॉसेज वर्ड है ये एक मीट प्रोडक्ट के से डिराइव किया गया है। सॉसेज बेसिकली एक मीट प्रोडक्ट का नाम होता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर उस जैसी ही दिखाई देती है, इसलिए इसको सॉसेज शेप्ड बोल दिया गया। हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेंज सिर्फ इतना याद रखिए कि माइक्रोमीटर साइज होता है डायमीटर इसका, एंड इसकी लेंथ 4 गुना होती है इसके डायमीटर के। इतना आपको याद रखना है। एंड ये क्लियर भी हो रहा है इसके स्ट्रक्चर से, डायमीटर के 4 गुना लगती भी है, डबल नहीं लगती, 4 गुना लगती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि कौन से 3 डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, with outer and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer and inner compartments। तो ये है माइटोकॉन्ड्रियन की स्ट्रक्चर। एंड दिख रहा होगा आपको ये जो डायमीटर है इसका, इसके 4 टाइम्स दिख रही है आपको इसकी लेंथ। ये 4 टाइम्स ज़रूर आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। तो ये इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर, जो इसके ल्यूमन को डिवाइड करती हैं 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स में। यानी पानी यहाँ भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके फंक्शंस में वाटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में आप देखने वाले हैं कि जब एटीपी प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो वाटर स्प्लिटिंग एक्शन के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है विच एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसलिए वाटर की तो रिक्वायरमेंट है ही ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए इसमें। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म होता है ये मैट्रिक्स थ्रू आउट, इसकी सेम कॉन्सेंट्रेशन रहती है। होमोजीनियस का मतलब ये यूनिफॉर्मिटी है। एंड डेंस होता है ये मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि डेंसली स्टेन्ड यानी स्पेसिफिकली स्टेन्ड होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तभी वो विजिबल होता है। तो डेंस मैट्रिक्स ऐसे आप याद रखेंगे। एंड होमोजीनियस होती है ये मैट्रिक्स। ये ऐसे ही क्लियर है क्योंकि मैट्रिक्स का आपको कंपोजिशन मेंशन नहीं है ना, कैसे इसमें वैरी कर रही है इसकी कंपोजिशन, तो नहीं मेंशन है तो आप होमोजीनियस ही मान के चलेंगे। वैसे रेस्पिरेशन प्लांट्स चैप्टर में आप देखने भी वाले हैं कि इसकी इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। मैट्रिक्स इसकी होमोजीनियस ही होती है, वहाँ पे से भी आपको क्लियर हो जाएगा। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। तो आउटर है तो डी लिमिटिंग यही करेगी, बाउंड्री यही फॉर्म करेगी। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे सिंगुलर क्रिस्टा। तो इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं क्रिस्टे में, से आप याद रखेंगे प्लूरल है और क्रिस्टा सिंगुलर है। एंड क्रिस्टा होता है ये सिस्टर ने से कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड एक और चीज़ आपने देखा होगा जो वेव होती है उसमें क्रिस्ट और ट्रॉफ होते हैं। तो ये जो क्रिस्ट है ये वहीं से आया है क्योंकि वेव्स लाइक शेप इसमें हो जाती है, देखिए क्रिस्टे की इन द इनर मेम्ब्रेन, दैट्स वाई इसको क्रिस्टा बोला गया है। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन बनाती है तो मैट्रिक्स के साइड ही बनाएगी। आउटर मेम्ब्रेन तो आउटसाइड होती है, इनर मेम्ब्रेन के साइड में मैट्रिक्स पाई जाती है। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं चाहे किन्हीं भी ऑर्गेनेल में कहीं किसी भी सेल में कहीं भी पाई जाए, ये सरफेस एरिया ही इंक्रीज करने के लिए होती हैं। हमने देखा था मेसोसोम्स इनफोल्डिंग्स थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही थी। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions। तो मेम्ब्रेन में धसे होते हैं एंजाइम्स या फिर कॉम्प्लेक्सेस। ये रेस्पिरेशन प्लांट्स में आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट इसकी कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ फिक्स है,
हुआ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए कि मेम्ब्रेन्स में होते हैं इनके एंजाइम्स। इसके जस्ट अपोजिट क्लोरोप्लास्ट जो आप आगे पढ़ने वाले हैं उसमें मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, यानी ल्यूमन के अंदर होते हैं एंजाइम्स, यहाँ धसे होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो रहा है आपको, और याद रखना है। ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसे आप क्लोरोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हैंस कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स आल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब इस बात से एवोल्यूशन का आइडिया आपको लग रहा होगा। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल किसके अंदर होता था? जी हाँ, हमने अभी अभी पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया में ऐसा होता था। तो ऐसा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पुराने ज़माने में एक बैक्टीरिया हुआ करता था, जो कि एवोल्यूशन में फिर ऐसा एवोल्यूशनरी फोर्सेस ने उस पर एक्ट किया और ह्यूमंस के अंदर, सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया और वहीं जीने लगा, वहीं फिर उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। तो ऐसे एवोल्यूशन हुआ और बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो इसका यहाँ से एवोल्यूशन ट्रेंड देखा जा सकता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, एंड इवन इसमें जो राइबोसोम होते हैं 70S, वो भी प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी किसी ज़माने में बैक्टीरिया रहा होगा, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कौन सा रहा होगा? साइनोबैक्टीरिया रहा होगा, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स यहाँ से आपको पता लगते हैं। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम 70 टाइप्स। देखो, आरएनए मॉलिक्यूल्स ज़रूर होने चाहिए। अगर डीएनए है किसी भी ऑर्गेनल के अंदर या किसी सेल के अंदर, आरएनए उसमें पाए ही जाएंगे, क्योंकि डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा, उससे फिर प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए ज़रूर पाए जाएंगे। दीज मस्ट बी द टाइप ऑफ एमआरएनएज एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। वही मैं बोल रहा था, आरएनए ज़रूर होगा एमआरएनए, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज करना होगा इस ऑर्गेनल को। बेसिकली इसमें डीएनए पाया जा रहा है, तो अपने प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करेगा, एंड इसीलिए ही इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। इवन तो एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं गिवन है सेमी ऑटोनोमस, लेकिन क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। इनमें अपना अपना डीएनए पाया जाता है, ऐसा किसी ऑर्गेनल में नहीं होता, दूसरे में पॉसिबल। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो अपने खुद के प्रोटीन्स ये बना लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है ये। न्यूक्लियस पे फिर भी ये डिपेंड करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि इनके फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जिस हद तक ये अपने प्रोटीन्स खुद से बना लेते हैं, ये ऑटोनोमस होते हैं, तो इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। दो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, तो ये भी आपको याद रखना है, फिजन से इसका डिवीजन होता है। ये भी अगेन आप रिलेट करके याद रख सकते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि हमने अभी एसोसिएट किया था इसको। और बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज फिजन, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, तो इसलिए इसमें भी फिजन ही होगा। नाउ प्लास्टिड्स, दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। तो ये हमने देखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। यूग्लिनोइड्स हैज़ पिगमेंट्स विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ये लाइन वहाँ पे आती है। तो प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड्स होंगे। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया से लार्ज होते हैं प्लास्टिड्स, इसलिए ये इजीली दिख जाते हैं। ये आप कॉमनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक कलर इम्पार्ट करते हैं ना। बाहर से आप देख सकते हैं किसी भी लीफ के अंदर वो ग्रीन दिखाई देता है। ग्रीन अपीयरेंस उसकी इसलिए ही होती है क्योंकि उसमें एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। एंड क्लोरोफिल, दिस पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स को बाहर से देखा जा सकता है, इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये आप इससे कॉमन ऑब्जर्वेशन से याद रख सकते हैं। एंड साइज डेफिनेटली इनका माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होगा। They bear some specific pigments, thus impart specific colors to the plants. Based on the type of pigments, plastids are classified into क्लोरोक्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोक्रोमो कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। ये आपको ऐसे याद रह जाएगा।
आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ने वाले हैं ल्यूकोसाइट्स, जो बेसिकली होती हैं WBCs, वो भी कलरलेस होती हैं। RBCs होती हैं कलर्ड, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है उनमें, हीमोग्लोबिन और ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होते हैं। तो उस ल्यूको वर्ड का मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये कलरलेस होता है। तो कलरलेस प्लास्टिड्स होंगे ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ये आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखने वाले हैं। और कैरोटीनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये भी वहाँ पे आने वाला है। ज़ैंथोफिल भी इनमें इंक्लूड होता है, तो ये आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ग्रीन कलर ये इम्पार्ट करता है, क्लोरो से एसोसिएटेड, एक्चुअली जो गैस होती है क्लोरीन, उसका भी ग्रीन कलर होता है, तो उसी से ये सब निकला है क्लोरो वर्ड, तो इसलिए ग्रीन कलर्ड होता है क्लोरोफिल। In chromoplasts, fat soluble carotenic pigments like carotene, xanthophylls, and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange और red color. तो इनके कलर्स आपको ज़रूर याद रखने हैं क्रोमोप्लास्ट के। क्रोमो का मतलब होता है कलर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड एल्गी के अंडर हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर, जो उसको ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। तो ज़ैंथोफिल से फ्यूकोजेंथिन आपको याद आना चाहिए, फ्यूकोजेंथिन से एफ, और एफ से फैट सोलेबल होता है, ये आपको लर्न हो जाएगा। तो फैट सोलेबल ज़ैंथोफिल होता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं ये, तो कैरोटीन भी कैरोटीनॉइड से आपको याद हो जाएगा कि ये भी फैट सोलेबल होता है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट दीज मच कलर्स। तो ग्रीन हमने ऑलरेडी देख लिया, क्लोरोफिल ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। एंड विबग्योर के अंदर ग्रीन के बाद आता है YOR, मीन्स येलो, ऑरेंज, रेड, ये कैरोटीनॉइड इम्पार्ट करेंगे, आप ऐसे याद रखते हैं। वैसे कैरोटीनॉइड से कैरोटीन भी आपको याद होगा, ये रेड कलर पिगमेंट होता है, जो कि आप पढ़ने वाले हैं जहाँ पे आई की स्ट्रक्चर आती है ना, वहाँ पे आता है कैरोटीनॉइड। और कैरेट भी इससे याद आ रहा होगा, कैरेट गाजर होती है जो कि रेड कलर होती है, तो रेड तो इसमें आएगा ही। बाकी तीनों कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई के पोर्शन में आएगा ये पिगमेंट, जहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। द ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो कलरलेस होते हैं ये, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनकी शेप एंड साइज वेरिएबल होती है, इससे क्लियर होता है क्योंकि ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स, इन तीनों में से कोई भी स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये तीनों की शेप एंड साइज वेरिएबल होती है। अलग अलग शेप होती है ना इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स की, तो इसलिए इन जनरल ल्यूकोप्लास्ट की भी शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, इनकी साइज भी। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप आगे भी देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में। वैसे आपको इन जनरल पता भी होगा, प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फूड को, और एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। एंड अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको याद रखना है, ये हो ही जाना है वैसे आपको याद, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में, उसमें आपको ये पता लगेगा कि स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलो वर्ड स्टार से एसोसिएटेड है, तो ये वहाँ से भी क्लियर आपको हो जाएगा। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, तो यहाँ से तो ऑयल की प्रोनाउंसिएशन आ ही रही है, OIL, इलायोप्लास्ट में तीनों आते हैं, तो ये ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करेंगे। ऑयल्स के साथ फैट्स एसोसिएटेड हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में पता लगेगा। इन दोनों में खाली मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, बाकी केमिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता फैट्स एंड ऑयल्स में। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली कम होता है ऑयल्स का। वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, एल्यूरोन लेयर आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम के अंदर, ये जो सिंगल कोटिलेडोन होता है अपना मोनोकोट्स के अंदर, उसमें एल्यूरोन लेयर पाई जाती है आउटसाइड। तो एल्यूरोन प्रोटीनेशियस लेयर होती है, वहाँ पे लिखा है, तो इससे आप याद रखेंगे कि ये प्रोटीन स्टोर करेगी एल्यूरोप्लास्ट। majority of the chloroplast of green plants are found in mesophyll cell। तो क्लोरोप्लास्ट हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मेसोफिल सेल्स लीव्स में पाई जाती हैं।
तो इन द ऑफ द लीव्स, तो लीव्स ही क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट मेजॉरिटी वहीं पाए जाएंगे। देखिए मेजॉरिटी यहाँ पे लिखा है, आल नहीं लिखा। ये आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो वहाँ पे क्या था, जो हमारे गार्ड सेल्स थे उनके ऊपर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे। तो मेसोफिल सेल्स तो नहीं होते, गार्ड सेल्स उनसे अलग होते हैं। तो वहाँ पे भी क्योंकि प्रेजेंट थे तो हमेशा मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट, ऐसा नहीं है, गार्ड सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए मेजोरिटी लिखा है, मेजोरिटी टाइम्स यहीं प्रेजेंट होते हैं। These are length shaped over spherical discoid ribbon like organelles having length of this much 5 से 10 माइक्रोमीटर एंड width of 2 to 4 माइक्रोमीटर। सो बड़े होते हैं डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ पे मैंने कोई भी शेप को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वेरिएबल शेप्स हो सकती है इनकी। एक्चुअली ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन क्लोरोप्लास्ट का एल्गी के अंडर भी आता है प्लांट किंगडम में, वहाँ पे भी मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। तो जहाँ पे बहुत सारी शेप दी हुई है, एनसीईआरटी में कोई तरीका नहीं दिया हुआ उन शेप्स को लर्न करने का, वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बना सकता जहाँ कोई तरीका ही नहीं है उनको याद रखने का। तो ऐसे इसलिए मैं इनको हाईलाइट ही नहीं करता हूँ। तो इसकी लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। अगेन जो लेंथ थी माइटोकॉन्ड्रिया की 1 से 4 थी तो उसके डबल हो रही है। और 1 से 0.2 से 1 माइक्रोमीटर थी विड्थ यानी डायमीटर माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके भी देखिए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रहा है ये उससे। तो डबल होता है इसका साइज ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया से। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज ना भी याद रखें तो चल जाएगा काम। Their number varies from 1 per cell of Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell of mesophyll। तो 20 से 40 मेसोफिल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। इससे आप याद रख सकते हैं कि 2 to 4 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। देखिए जो इसकी लेंथ थी वो तो एग्जैक्टली डबल हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया से, डबल साइज का होता है तभी तो विजिबल होता है। तो डबल होती है एग्जैक्टली, ये तो याद हो गया था लेंथ तो, लेकिन इसकी विड्थ एग्जैक्टली डबल नहीं हो रही थी, इसको याद रखना मुश्किल था। तो इसको क्लोरोप्लास्ट के नंबर से आप याद रख सकते हैं, 20 to 40 होते हैं मेसोफिल में, मेनली यही लोकेशन होती है प्लांट में इसकी। तो 20 to 40 होते हैं, उससे 2 to 4 माइक्रोमीटर आपको याद रह जाएगा इसकी विड्थ। और एक होता है क्लामाइडोमोनास में, क्योंकि ये सिंगल सेल होती है क्लामाइडोमोनास, हमने देखा था ग्रीन एलगी के अंदर आती है, तो इसलिए एक क्योंकि सेल होती है तो इसके अंदर एक ही पाया जाएगा। Like mitochondria, the chloroplast are also double membrane bound. Of the two, inner chloroplast membrane is relatively less permeable। अब इसका कोई रीज़न नहीं दिया गया है यहाँ पे, थ्योरी में कोई रीज़न नहीं दिया गया है। यहाँ देखें आप आउटर इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें, कहीं पे भी ऐसा कुछ आपको सीन नहीं दिखेगा जो जिसे आप प्रिडिक्ट कर पाएँ कि ऐसा क्यों होता है कि इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू आउटर। तो इसको हमें ट्रिक से ही लर्न करना होगा। देखिए लेस में डबल एस आ रहा है और इनर में डबल एन आ रहा है, तो डबल डबल चीज़ें इन दोनों वर्ड्स में आ रही हैं, तो इससे आप याद रखेंगे लेस परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो इनर वाली है, ना कि आउटर वाली, क्योंकि इनमें डबल डबल अल्फाबेट्स आ रहे हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो यहाँ पे स्ट्रोमा बोला गया है इनर स्पेस को फॉर द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा तो नहीं एग्जैक्टली बट स्टोमा हमने ज़रूर पढ़ा हुआ है पहले, जहाँ एनिमल किंगडम में जहाँ पे सीलेंट्राटा आता है वहाँ पे हाइपोस्टोम आता है। तो मैंने स्टोम का वहाँ पे आपको बताया था कि कैविटी होती है ये। तो स्पेस और कैविटी में कोई फ़र्क नहीं होता, तो ये स्पेस है तो इसको स्ट्रोमा इसलिए बोला है, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in the stroma। तो स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकोड्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर से एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इससे आगे बताया है कि थाइलाकोड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कोन्स कॉल्ड ग्राना और सिंगुलर ग्रैनम। तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे एपिडर्मा और एपिडर्मिस आता है, तो जहाँ पे ए लगता है उसके पीछे तो वहाँ पे उसको प्लूरल होती है, सिंगुलर से डिनोट करते हैं पीछे। इनको इंटीग्रेनल थाइलाकोइड्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ये थाइलाकोइड्स के इंटीग्रेशन से बनते हैं। पाइल्स ऑफ कॉइन्स, तो इन ईच कॉइन इज इंडिकेटेड बाय अ थाइलाकोइड, एंड जब उनका पूरा पाइल बन जाती है उसको एज अ होल बोला जाता है ग्राना या ग्रैनम।
In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae। तो tubules lamellae होते हैं, ये हमने पढ़ भी लिया था प्रोकैरियोट्स में, जहाँ पे मेसोसोम का जिक्र आता है। तो मेसोसोम ट्यूब्यूल्स लैमेले और वेसिकल्स की फॉर्म में होती है, तो ट्यूब्यूल्स को लैमेले बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लैमेले होते हैं। दीज आर कनेक्टेड कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। तो कनेक्शन का काम करते हैं। हमने मिडल लैमला भी देखा था जो कि ग्लू करती थी दो सेल्स को, तो ये भी लैमले हैं क्योंकि कनेक्शंस हैं, तो ये कनेक्टिंग करने का काम कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट थाइलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। जी हाँ, सभी को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए जो सबसे लोअर मोस्ट थाइलाकोइड है ये, इनको स्ट्रोमा लैमेले के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। सभी जो पूरा पाइल होता है उन सभी थाइलाकोइड्स को कनेक्ट नहीं किया जा रहा, सबसे इनर मोस्ट को किया जा रहा है। सो थाइलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना जो सबसे लोअर मोस्ट होते हैं उनको कनेक्ट करती है स्ट्रोमा लैमेले। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। तो ल्यूमन इनर साइड स्पेस होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। थाइलाकोइड के इनर स्पेस को भी ल्यूमन बोलेंगे। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ देखिए स्ट्रोमा के पास एंजाइम है, वहाँ एंजाइम्स थे मेम्ब्रेन्स के पास। यहाँ पे स्ट्रोमा जो स्पेस है वहाँ पे एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यही मैं आपको डिफरेंस बता रहा था बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। They also contain small डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। अब यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है सर्कुलर डीएनए, वहाँ पे सिंगल सर्कुलर था। सिंगल का मतलब वैसे एक था, डबल स्ट्रैंडेड यहाँ भी होता है बेसिकली। ये मैं थोड़ा सा इसको आउट ऑफ द टॉपिक ले जा रहा हूँ। डबल स्ट्रैंडेड वहाँ पे भी था, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, आरएनए हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड। जहाँ तक कि इस बुक में बात आएगी सभी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इस बुक में तो बेसिकली नहीं है। तो डबल स्ट्रैंडेड वहाँ भी होता है। यहाँ पे चीज़ जो डिफ्रेंशिएटिंग आपको लग सकती है, दैट सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इसमें लिखा गया है, यानी एक ही मॉलिक्यूल होगा इस बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर होता है ये। और यहाँ पे आगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है ना, इससे डबल होता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसमें ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता इनके डीएनए में। राइबोसोम्स होते हैं, ऑफकोर्स वहाँ भी थे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड्स। अब पिगमेंट्स थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक डिफरेंट रिएक्शंस होती है। ये लाइट रिएक्शन है जो थाइलाकोइड्स के अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए स्ट्रोमा में पाए जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स और लाइट रिएक्शन यहाँ होती हैं, इसलिए थाइलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे। The ribosomes of chloroplasts are smaller 70s than the cytoplasmic ribosomes which are 80s। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, एवोल्यूशन इसका रीज़न है। 70s राइबोसोम्स होते हैं दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, 80s होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। नाउ द ऑर्गेनेल इटसेल्फ राइबोसोम। राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ये मैंने आपको वहाँ भी बताया जहाँ पे इंक्लूजन बॉडी के साथ इसको इंक्लूड किया गया था। प्रोकैरियोट्स में ग्रैनुलर होते हैं जस्ट लाइक इंक्लूजन बॉडीज। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पलाडे। तो जॉर्ज पलाडे ने इनको डिस्कवर किया था। ये अगेन आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है ना, तो जी से ग्रैनुलर, जी से जॉर्ज, एंड ये डेंस पार्टिकल्स होते हैं। ये आगे इनकी कंपोजिशन से क्लियर हो रहा है, इनमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है, तो न्यूक्लियस डेंस होता है, ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। तो ये भी डेंस पार्टिकल्स होंगे, ऐसे आप याद रखिए। न्यू आरएनए और प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो मैं आपको पीछे बोला था ना कि राइबोसोम्स रीड करते हैं एमआरएनए को, तो यही वो आरएनए होता है इनमें जो रीड करने में हेल्प करता है। एंड प्रोटीन्स बेसिकली इनके इनसाइड होते ही ऑलरेडी प्रेजेंट।
ये एमआरएनए से इंफॉर्मेशन रीड करता है कि प्रोटीन्स को किस सीक्वेंस में जोड़ना है। प्रोटीन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन्स ये इट कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड नॉट सराउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, वी हैव ऑलरेडी सीन। The eukaryotic ribosomes are 80S while prokaryotic ones are 70S. Each ribosome has two subunits, a large and smaller subunits of the two subunits of 80S are 60 and 40. ये मैं आपको लर्न करवा चुका हूँ। 70S की 50 और 30S होती हैं। एस यहाँ पे स्वैडबर्ग्स यूनिट है, दैट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो एस से स्वैडबर्ग्स और एस से सेडिमेंटेशन। इट इज़ इन डायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। अब देखिए डेंसिटी का डायरेक्ट मेजर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और साइज का मीटर डायरेक्ट मेजर होता है। डायरेक्ट तो नहीं है ना ये, इसे इसलिए क्लियर हो रहा है आपको, ये इन डायरेक्ट मेजर हैं डेंसिटी और साइज के। वैसे सेडिमेंट्स तभी साइजेस के ही बनते हैं, डेंसिटी से ही बनते हैं सेडिमेंट्स। तो इससे भी आपको क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी और साइज के कोफिशिएंट्स हैं ये इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं। तो दो सब यूनिट्स होती हैं ये लाइबोसोम्स में, लार्ज एंड स्मॉल। यहाँ आप ना भी देखें तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में आप देखने वाले हैं, जहाँ पे प्रोसेस है जिसके थ्रू ये प्रोटीन्स पॉली अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, पॉलीपेप्टाइड्स। वो प्रोसेस एग्जैक्टली क्यों ना, तो वहाँ पे आपको पता ही लग जाएगा कि लार्ज सब यूनिट इसके ऊपर रखी जाती है, नीचे स्मॉल होती है। एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या है वहाँ से आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। साइटोस्केलेटन एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। अब ये प्रोटीनेशियस होते हैं, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसका एक एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना। माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया और फ्लैजिला के अंदर पाए जाते हैं और ये सारे प्रोटीनेशियस होते हैं। तो ये होते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस होता है और फिलामेंटस होते हैं, ये इसके एग्जांपल से क्लियर है। माइक्रो फिलामेंट्स इसका एक एग्जांपल है। तो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट आ गए तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में भी आएंगे। ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स के बीच के होंगे, इसलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोला गया है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। अब इसके जो फंक्शंस है वो याद रखना बहुत आसान है। देखिए जो स्केलेटन होता है, इसका नाम क्या, साइटोस्केलेटन है ना। ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन किन कामों के क्या फंक्शन होते हैं उसके, पहला सपोर्ट होता है, तो इसका भी वही है, मैकेनिकल सपोर्ट। हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप जो चीज़ देती है वो भी स्केलेटन होता है, बोन से बना हुआ। तो मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल भी यही काम करेगा, ये आपको इससे क्लियर होगा। साइज शेप देता है जो बॉडी को, और जो सपोर्ट करता है, दोनों स्केलेटन होते हैं। तो सेल को जो सपोर्ट करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप देगा, दैट वुड बी साइटोस्केलेटन। एंड मोटिलिटी में भी ये हेल्प करते हैं, ये इनके एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। फिलामेंटस होते हैं ये, एंड फिलामेंटस फ्लैजिला होती है, ये हमने ऑलरेडी देखा था, जो कि मोटिलिटी में हेल्प करती है। तो ये मोटिलिटी में भी हेल्प करेंगे, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप, तीनों में एम आ रहा है, तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स में भी एम आ रहा है। तो काफ़ी तरीक़ों से इसके फंक्शंस लर्न किए जा सकते हैं, कंसेप्चुअली भी और ऐसे भी। नाउ द टू ऑर्गेनल्स टुगेदर, सीलिया एंड फ्लैजिला, इकट्ठा इनको इसलिए यहाँ पे बताया गया क्योंकि इनका फंक्शन सेम होता है मोटिलिटी का। सीलिया सिंगुलर सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स इनको बोला गया है, वहाँ पे सेल वॉल की बोला गया था फ्लैजिला को। बैक्टीरिया केस में मैंने आपको बता दिया था कि दोनों ही केसेस में सेल सरफेस से अराइज करती हैं ये, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सीलिया और फ्लैजिला होती हैं एनिमल सेल्स में, और यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए सेल मेम्ब्रेन से ही अराइज होती दिखाई देती हैं ये। Cilia are small structures which work like oars and causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। तो स्मॉल स्ट्रक्चर होती हैं सीलिया, ये इनके नाम से क्लियर हो रहा है। देखिए फ्लैजिला से तो छोटा ही नाम है ना, तो फ्लैजिला से छोटी होती हैं। एंड दे वर्क लाइक ओर्स। ओर्स आपने देखे होंगे, जो नाव को चलाने के लिए वो लकड़ी की चीज़ यूज़ की जाती है ना, चप्पू उसको हिंदी में बोलते हैं।
तो ओर्स होते हैं वो, तो नाव को चलाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही ये जैसे नाव को चलाता है वो ओर्स, तो सेल को ये सीलिया चलाती है वैसे ही, या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को, ये दोनों को चलाने में हेल्प कर सकता है। देखिए सीलिया अगर न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट है, होते तो छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो तो ये सेल को भी चला लेंगे, लेकिन अगर कम प्रेजेंट हो तो ये सिर्फ सराउंडिंग फ्लूइड को ही चला पाएंगे। ये इसलिए इससे आपको इनके दोनों फंक्शंस क्लियर होते हैं। फ्लैजिला क्योंकि बड़ी है इसलिए सिर्फ ये सेल को मूव करने में हेल्प करती है, ओनली फॉर द सेल मूवमेंट। छोटी ये होती नहीं है तो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा भी था काफ़ी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल एल्गी के अंदर और पीछे बैक्टीरिया के अंदर भी जो भी यूनिसेलुलर होता है, सेल को मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला ही यूज़ की जाती है, नॉट सीलिया। सीलिया तो वहाँ पे था भी नहीं, पिलाई और फिमरे था बैक्टीरिया के अंदर। आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो लॉन्गर मैंने आपको बता दिया, इनका नाम क्योंकि बड़ा होता है इससे याद हो जाएगा कि ये बड़ी होती हैं। The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. तो दो चीज़ें हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल डिफरेंट होती है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है। ये फ्लैजिला भी डिफरेंट होती है, सिर्फ एक चीज़ सेम है दोनों में जो वो की है सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये तो हमें पता ही है, एल्गी हमने पढ़ा हुआ है जिसमें तीनों टाइप की एल्गीज में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है फ्लैजिला की। तो विद इन द सेम यूकैरियोट्स भी फ्लैजिला डिफरेंट होती है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी ही फ्लैजिला, ये आपको ऐसे लर्न हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिर्फ सेंट्रोजोम और राइबोसोम होते हैं जो जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सब चीज़ों में ज़रूर होगी। देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम which possesses a number of microtubules running parallel to the long axis। तो ये आपको इसके डायग्राम से क्लियर होगा कि लॉन्ग एक्सिस जो है उसके पैरेलल पाए जाते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है सीलिया या फिर फ्लैजिला का। थ्रू आउट द फ्लैजिला यही पैटर्न रिपीट होता है, यानी कि अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फ्लैजिला ये पैटर्न रिपीट होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स रिपीट करते हैं। इसलिए बोला गया है, यहाँ पे डायग्राम पे देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो रेडियली प्रेजेंट है, लॉन्ग एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन ऐसा नहीं है, अलोंग द एक्सिस यही पैटर्न रिपीट किया जाता है। इसलिए बोला गया है दैट core possesses microtubules which are running parallel to the long axis। तो ये जो वर्ड है एक्सोनीम, ये एक्सिस से डिराइव किया गया है, एक्स इसका जो पहला वर्ड है। एंड एक्सिस आप जानते हैं सेंट्रल पोर्शन होता है किसी भी सर्कल का, तो कोर को इसलिए हम बोल सकते हैं एक्सोनीम। The exonym usually has 9 doublets radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules, and इस arrangement को बोलते हैं 9+2 array। ये याद रखना आपको, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में ये अरेंजमेंट होती है। Central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath। तो ये आपको डायग्राम में क्लियर है कि ये ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, एंड ये लाल कलर में दिखाई गई है शीथ के साथ एनक्लोज होते हैं। इवन तो ये शीथ कंप्लीट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन एनक्लोज्ड होते हैं सिर्फ, ये तो थ्योरी से आपको याद होना ही चाहिए। which is connected to one of the tubules of the peripheral doublets by radial spoke। तो radial spoke होती है ये, यहाँ पे exactly क्लियर हो रहा है आपको, लेकिन सिर्फ एक से ही कनेक्ट है, ये जो सेंट्रल शीथ है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं सिर्फ एक से ही कनेक्ट है, जिससे कनेक्ट है उसमें ये बहुत सारे देखिए बल्ब से लगे हुए हैं, ये 5 ही है नंबर एक्चुअली, जितने भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें 5 ही है इनका नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड पी से पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स और पी से 5 ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड जिन पे ये बल्ब्स कनेक्टेड हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, वही एक कनेक्टेड है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल से, ये भी आपको याद रखना है। Thus there are 9 radial spokes।
तो रेडियली अरेंज्ड यानी पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल से जो कनेक्ट करती है सेंट्रल को वो होगी रेडियल स्पोक। एंड क्योंकि 9 होते हैं पेरिफेरल डबलेट्स इसलिए 9 रेडियल स्पोक्स होती हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटर कनेक्टेड बाय लिंकर्स, तो इसकी भी आपको डायग्राम में गिवन है स्ट्रक्चर। इंटर डबलेट ब्रिज यही है जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी फॉर्म की जाती है सेंट्रोजोम के द्वारा। सीलिया और फ्लैजिला की ये एग्जैक्ट लाइन आगे भी आने वाली है, तो वहाँ पे भी इसको देख लिया जाएगा। So this was all about cilia and flagella. Now centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. तो cylindrical से centriole आपको याद रह जाएगा कि दो इसमें cylindrical structures नहीं। एक्चुअली ये आता भी है सेल साइकिल में, ये आएगा एग्जैक्टली आपको दो cylindrical structure दिखेंगे, एक खड़ी हुई एक पड़ी हुई। इनके अरेंजमेंट ऐसे ही होती है। दे लाई perpendicular to each other. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. अब ये मटेरियल amorphous होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता, ये आपको याद रखना है। पेरीसेंट्रियोल मीन्स जो सेंट्रायोल्स को सराउंड कर रहा है, जो पेरी मीन्स आउटसाइड, तो amorphous ये मटेरियल होता है। इसको आप सेंट्रोजोम से याद रख सकते हैं। देखिए सेंट्रोजोम ओ एम में एंड कर रहा है और अमोर्फस में स्टार्टिंग में ए एम ओ आ रहा है, एम ओ। तो एम ओ इन दोनों में कॉमन है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। बोथ द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। तो कार्ट व्हील रथ का पहिया जैसा होता है, आपने देखा होगा। यानी कि इनमें अरेंजमेंट्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो कार्टव्हील के जैसे की होती है, जैसे सीलिया और फ्लैजिला में थी वैसी ही अरेंजमेंट होती है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट का डिस्क्रिप्शन है ये अगले पेज पे भी गिवन है। लेकिन जो सेंट्रियोल्स की जो अरेंजमेंट है इन टर्न दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये यहाँ पे किसी भी डायग्राम में नहीं गिवन है। ये आपको सेल साइकिल में पता लगेगा जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर लाई करते हैं। और स्पिंडल फाइबर इनसे स्पिंडल अपैरेटस बनता है, वहाँ पे क्लियर कट इसके बारे में बताया गया और डायग्राम भी दिया गया है। दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin proteins। तो हमने देखा था पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स थे ये पीछे सीलिया और फ्लैजिला में, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं, ये आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। और हमने देखा था कि साइटोस्केल्टन माइक्रोफिब्रिल्स भी उनमें आते हैं, तो इनको फिब्रिल्स भी बोला जाता है, जा सकता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। 9 इनका नंबर यहाँ भी होता है, लेकिन 9+0 अरेंजमेंट होती है इनमें। वहाँ थी 9+2, 9+0 होती है, यहाँ आगे आपको क्लियर होगा। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स इज अ ट्रिपलेट, ये एक और डिफरेंस है। देखिए सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल, ये बड़ा नाम है ना सेंट्रोजोम। सीलिया और फ्लैजिला तो बड़ा ही एटलीस्ट, तो सीलिया और फ्लैजिला में पाए जाते हैं डबलेट होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं। इससे आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि इनका नाम बड़ा है। और वैसे भी ये बेस उनका यही फॉर्म करते हैं सीलिया और फ्लैजिला का, तो क्योंकि बेस यही फॉर्म करते हैं यानी मेन स्ट्रक्चर यही होते हैं, तो ज़्यादा इनमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाएंगे। ऐसे आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, वैसे नाम से भी रख सकते हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलर्स आर आल्सो लिंक्ड, जैसा कि सीलिया और फ्लैजिला में भी होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रल इज आल्सो प्रोटीनेशियस इज कॉल्ड हब। तो प्रोटीनेशियस तो ये सारे ही होते हैं, पेरिफेरल भी प्रोटीनेशियस, ये भी मैंने आपको बताया था। ट्यूब्यूल्स हैं ये, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, which is connected to the tubules with a peripheral tubules by radial spokes which are made up of again protein। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, सेंट्रल में सेंट्रल रीजन इनमें हब इसको बोला जाता है। कोर और हब में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हब उसी को बोलते हैं जो मेन चीज़ होती है, सेंट्रल चीज़, उसी को हब बोला जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हब रीजन में आपको क्या, यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं बोला गया कि यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स या फाइबर्स पाए जाते हैं।
तो 9 ट्रिपलेट होते हैं पेरिफेरल और 0 पाया जाता है सेंटर में। सिर्फ हब होता है इनका प्रोटीनेशियस, कोई ट्यूब्यूल सेंटर में नहीं पाया जाता। तो इसलिए 9+0 अरेंजमेंट है इनमें, 9+2 होती है सीलिया और फ्लैजिला में। प्रोक्सिमल रीजन होता है, प्रोक्सिमल मींस क्लोज सेंट्रल पार्ट, और पेरिफेरल दूसरे को बोला गया, तो इससे आप याद रखेंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोक्सिमल होता है इसका हब यानी सेंट्रल पार्ट। द सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ये मैं आपको बता रहा था, बेसल बॉडी इनकी सेंट्रियोल्स ही फॉर्म करते हैं। ट्रिपलेट्स बेसल बॉडी में पाए जाते हैं, बाकी थ्रू आउट द सीलिया एंड फ्लैजिला डबलेट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो ये आगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में हम देखने वाले हैं स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं सेंट्रियोल्स के द्वारा, और कैसे स्पिंडल अपैरेटस की अरेंजमेंट होती है, ये वहाँ पे ज़रूर आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रोजोम्स। नाउ न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। ब्राउन के एंडिंग में एन आ रहा है और न्यूक्लियस के स्टार्टिंग में एन एक और तरीके से हमने इसको लर्न किया था, तो डेफिनेटली ये तो हमें लर्न हो गया है। लेटर द मटीरियल द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, अब देखिए ये आगे भी आएगा इसी चैप्टर में, और आपको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, वेदर इट्स डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड मीन्स एसिड, तो इसको स्टेन करने के लिए आपको बेसिक डाइज चाहिए होंगी। स्टेन का करने का मतलब होता है रिएक्शन करवाएंगे आप न्यूक्लियस को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो रिएक्शन करने के लिए अपोजिट चाहिए होना चाहिए ना। एसिड से बेस रिएक्ट करेगा तो बेसिक डाइज इसमें यूज होंगी। गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, तो क्रोमैटिन नेम दिया था फ्लेमिंग ने बेसिक डाइज के बाद न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद, ये भी आपको याद रखना है। बेसिकली क्रोमैटिन के एंडिंग में आई एन आता है और फ्लेमिंग के एंडिंग में भी आई एन जी आ रहा है, यानी आई एन आ रहा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, तो इंटरफेज एक स्टेज होती है इन द सेल साइकिल, एक एम फेज होता है और यानी माइटोटिक फेज, और दूसरा इंटरफेज होता है। तो ये सेल साइकिल में हम देखने वाले हैं, बेसिकली इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है, सिर्फ एम फेज में माइटोटिक फेज में डिवीजन होता है, एक्चुअल डिवीजन फेज। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन के अंदर न्यूक्लियस यानी डीएनए या फिर आरएनए के अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, बेसिकली ये हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इनके बारे में आएगा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो इनसे बना होता है क्रोमैटिन, एंड ये एक्सटेंडेड और इलेबोरेट होता है इन इंटरफेज स्टेज। एक्सटेंडेड और इलेबोरेट का मतलब कंडेंस नहीं होता, कंसंट्रेटेड नहीं होता, थ्रू आउट द न्यूक्लियस ये फैला रहता है, इसका ये मतलब है एक्सटेंडेड नेटवर्क। जबकि सेल डिवीजन के टाइम इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होना लगता है इनटू क्रोमोसोम्स, जो कि फिर डिवाइड करते हैं। तो इन जनरल इंटरफेज में ये एक्सटेंडेड और इलेबोरेट वे में प्रेजेंट रहते हैं, और कंडेंसेशन यानी कंडेंस्ड हो जाते हैं व्हेन दे आर कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम्स। दूसरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म इज द थिंग दैट इज फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनेल। मैट्रिक्स तो क्लोरोप्लास्ट में भी थी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी थी, तो यहाँ भी पाई जाएगी। स्ट्रोमा था उसका नाम इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स ही था। वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस, तो ये आई थिंक आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एल्वेलाई आता है वहाँ पे लंग्स के केसेस में, जो जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में, उसको एल्वेलाई बोलते हैं। सिंगुलर में उसको एल्वियोलस बोला जाता है। तो दो चैप्टर में ही आप तो याद हो जाएगा आपको। एक या एक से ज़्यादा हो सकती है ये, अब आगे आप देखेंगे कि सेल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका नंबर इंक्रीज कर सकता है, एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एब्सेंट कहीं भी नहीं होता न्यूक्लियोलस,
जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ न्यूक्लियोनस होगा ही, चाहे एक भले हो, एक या एक से ज़्यादा, एक एटलीस्ट ज़रूर होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनवल्प कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस which forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm। तो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस का आपको एग्जैक्ट डिफरेंस याद नहीं रखना, 10 to 50 नैनोमीटर की रेंज में होता है, इतना सिर्फ इतना आप याद रखिए। और ये ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ना, जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज भी नैनोमीटर की साइज में होता है, और राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलाई प्रोड्यूस करता है, तो ये बाहर भी तो जाना होगा ना उसको, तो स्पेस चाहिए होगा उसको जाने के लिए, तो ये इतना स्पेस इसका होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि रिक्वायर्ड होता है इतना स्पेस तो उनके मूवमेंट के लिए। सो नैनोमीटर की रेंज में होता है, सिर्फ इतना याद रखिए और वहाँ से हो जाएगा आपको। इट फॉर्म्स अ बैरियर, ऑफ कोर्स इट्स द आउटर मेम्ब्रेन, जैसे आउटर सेल वाल होती है प्लांट सेल्स के केस में, वो भी बैरियर की तरह एक्ट करती है। सो वैसे ही यहाँ पैरेलल मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये एक्ट एज अ बैरियर। Outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum, extensive and continuous, this we have already seen, and also bears ribosomes। अब यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होती है आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे स्मूथ या रफ नहीं लिखा, लेकिन आगे उसने बोल दिया बियर्स राइबोसोम्स, तो यहाँ से क्लियर हो गया ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो यहाँ से भी ये कंफर्म हो रहा है कि इट इज़ RER विच इज़ एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि थ्योरी में वहाँ मेंशन था। At a number of places, nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of the two membranes। तो ये पोर्स बनते हैं दो मेम्ब्रेन्स के फ्यूज़ होने से। जब मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती है तो वहाँ पे स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं फ्यूजन से मेम्ब्रेन्स के, उन्हीं को माइन्यूट पोर्स बोलते हैं। फंक्शन क्या है इनका? दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पासेज थ्रो विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। RNA और प्रोटीन बनते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, बेसिकली RNA बनता है, राइबोसोमल RNA हमने देखेंगे आगे न्यूक्लियोलाई बनाता है, तो ये तो बाहर जाएगा, RNA बाहर जाएगा। और प्रोटीन्स क्या पता अंदर भी रिक्वायर्ड हो, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट हो सकती है न्यूक्लियोलाई के अंदर भी प्रोटीन्स की, तो वो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में उनका फ्लो होगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लिया के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि RNA और प्रोटीन्स दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं बिटवीन न्यूक्लिया एंड साइटोप्लाज्म थ्रू दीज माइन्यूट पोर्स ओनली। फ्यूजन से बनते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया। Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are frequently observed. And यहाँ पे mention नहीं है वो variation, लेकिन जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है क्लास 12 बायोलॉजी का, उसमें कुछ टैप्टल सेल आती हैं जो कि बाई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वेरिएशन हो सकती है, ये पॉसिबल है, इस लाइन को याद रखने के लिए। यूजुअली एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एटम के अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है, तो यूजुअली किसी भी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा नॉर्मली, लेकिन वेरिएशन हो सकती है, मैंने एक आपको बता दी। इसके अलावा और भी वेरिएशंस होती हैं, एनसीईआरटी में ही मेंशन है। सिंसियम कंडीशन इसको बोलते हैं, सिंसियस। मसल्स सेल्स के अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है, बेसिकली देखेंगे जब जिन चैप्टर में आएगा। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है इराइथ्रोसाइट्स यानी RBCs ऑफ मैनी मैमल्स। तो RBCs में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। ये आई डोंट थिंक सो पहले कहीं भी आया है किसी चैप्टर में अभी तक, लेकिन मैंने आपको बताया ज़रूर है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे कि इराइथ्रोसाइट्स में एब्सेंट होता है न्यूक्लिया। ये आगे ज़रूर आएगा, मुझे याद है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ज़रूर आने वाला है ये। ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होती है इराइथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे मैनी मैमल्स लिखा हुआ है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फ्रॉग की इराइथ्रोसाइट्स IBCs हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। इवन दो मैंने फ्रॉग नहीं पढ़ाया है, लेकिन मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि फ्रॉग एक एक्सेप्शन हो गया ना। एंड
यहाँ पे मैनी मैमल्स लिखा है, एक्चुअली फ्रॉग एक एम्फीबियंस के अंदर आता है, आई नो, ये मुझे याद था बेसिकली, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फ्रॉग का एग्जांपल मैमल्स के अंदर कैमल होता है एक, कैमल आपने दिखा था, मैमल्स का एग्जांपल है एनिमल किंगडम के अंदर। तो कैमल के अंदर एब्सेंट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं। ये आपको एग्जांपल याद नहीं रखना है, मैंने ये बताने के लिए आपको यहाँ पे इसका जिक्र किया है कि मैनी मैमल्स लिखा है, यहाँ पे ऑल मैमल्स नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए बताया है। द सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, तो ये तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमने देखी हुई है। कंपेनियन सेल्स जो इनके कंपेनियनशिप में पाई जाती हैं सीव ट्यूब सेल्स, उनमें न्यूक्लियाई होता है, वो एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं इनकी। तो सीव ट्यूब सेल्स ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी आता है, आई थिंक एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन भी किया था हमने। वुड यू कंसीडर दीज सेल्स हैज लिविंग, तो आपको क्या लगता है, आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है, लिविंग बीइंग्स का सेल्स का क्राइटेरिया आप जानते हैं, तो आपको क्या लगता है ये दोनों लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है? तो सोच के आप बताइए। अगर आप मुझसे पूछे तो डेफिनेटली ये दोनों लिविंग होती हैं। देखिए इराइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ने वाले हैं, दैट इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जिसमें ये जिंदा रहती हैं। अगर लाइफ स्पैन है भाई तो लिविंग तो ज़रूर होंगी, और ऐसा ही सीव ट्यूब सेल्स के केस में भी होता है। हम जानते हैं अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये आती है, और फिलोम के अंदर सिर्फ एक चीज़ डेड होती है, हमने देखा था फिलोम फाइबर्स, बाकी सब लिविंग होती है। तो सीव ट्यूब सेल्स भी लिविंग होंगी। तो ऐसे रीजनेबली ये एक्सप्लेन किया जा सकता है दैट बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली लिविंग। Now the nuclear matrix or nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. तो मैट्रिक्स यानी द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड स्पेस, इसी के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूक्लियोलाई और क्रोमैटिन। Nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. तो न्यूक्लियोलाई itself एक ऑर्गेनेल नहीं होता, एक सब ऑर्गेनेल होता है, न्यूक्लियाई के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। इसका कंटेंट कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, इसका यही मतलब है कि कोई सेपरेशन नहीं है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी मेम्ब्रेन। It is a site for active ribosomal RNA synthesis, rRNA इसको बोलते हैं। Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis. तो राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बनता है। देखिए एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस बोला गया, यानी कि लगातार। एक्टिव वर्ड का मतलब यहाँ पे है कंटिन्यूअसली, चलता ही रहता है न्यूक्लियोलाई के अंदर राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन। एंड राइबोसोमल आरएनए बन रहा है मीन्स राइबोसोम्स भी इससे बनेंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में लगातार लगी रहती हैं, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, उनमें एक तो बड़े पाए जाते हैं ये न्यूक्लियोलाई, और एक ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, लार्जर एंड मोर न्यूमरस। ये मैंने आपको ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी बताया था। तो ऐसा सीन होता है इन सेल्स के अंदर जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट कर रही होती है। एंड आई थिंक ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, न्यूक्लियर पोर का भी फंक्शन देख लिया था इन सब का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ RER कंटिन्यूस होता है। देखिए ये थ्रेड्स जो आपको दिख रहे हैं ये RER के हैं, आपके डायग्राम्स लेबलिंग से पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेटली पता होगा। अब तो यू में रिकॉल that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। तो ये तो अभी ही पढ़ा था, रिकॉल करने की क्या ज़रूरत है। इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, डिस्टिंक्ट ये तब बनते हैं जब ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर कंडेंसेशन। अभी ये इनडिस्टिंक्ट है और लूज नेटवर्क है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो पूरा पूरा न्यूक्लियस ही यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम्स आ जाते हैं उनकी जगह पे, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं। तो सेल डिवीजन में ऐसा होता है, ये एग्जैक्टली पिक्टोरियल वे में हम देखने वाले हैं सेल साइकिल चैप्टर में। क्रोमैटिन कंटेन्स DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स।
सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। तो देखिए डीएनए होता है क्रोमेटिन में, ये तो हमने देखा था, न्यूक्लियो प्रोटीन देखा था, तो डीएनए ज़रूर होगा। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यू कैरियोट्स की बात हो रही है। आरएनए भी डी क्रोमेटिन का जो मटेरियल हो सकता है इन केस ऑफ वायरसेस, ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पता लगेगा। तो डीएनए होता है बेसिकली, यहाँ से इतना मानिए आप। बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स होते हैं और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी हाइयर लेवल ऑफ पैकेजिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी उसी चैप्टर में आपको पता लगेगा। तो दोनों टाइप के होते हैं इनमें बेसिकली प्रोटीन्स, आल्सो आरएनए। तो क्रोमेटिन के अंदर आरएनए भी पाया जाता है बेसिकली। हमने पीछे पढ़ा था दैट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोलाई, एंड न्यूक्लियोलाई में आरएनए बना होता है। तो क्रोमेटिन के साथ भी ये आरएनए एसोसिएटेड होगा, क्योंकि क्रोमेटिन भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। और ये देखिए बेसिक प्रोटीन्स और हिस्टोन्स यानी नॉन हिस्टोन्स, ये दोनों टाइप के प्रोटीन्स हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि पोर्स के अंदर से मूवमेंट होती है आरएनए और प्रोटीन्स की, तो जो बाहर प्रोटीन्स बनते हैं ना वो यहीं आके फिर ट्रांसफर होते हैं। ये कहीं से तो आए होंगे बेसिक प्रोटीन्स, अंदर ही तो बने नहीं होंगे। प्रोटीन्स बनने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो इसलिए प्रोटीन्स और आरएनए दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है इन बोथ द डायरेक्शन। ये बन के यहाँ पे आए हैं क्रोमेटिन में प्रोटीन्स। ये आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ जब आप मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे एक गिवन है, और बाहर जब जाता है उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, तब वो एक एक्टिव एमआरएनए बन पाता है, जिसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये बेसिक प्रोटीन्स ऐसे ही प्रेजेंट नहीं हो सकते, बाहर से बन के ये आते हैं और पोर्स के थ्रू ही आते हैं। ये सिग्निफिकेंस है उन माइन्यूट पोर्स का। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46-23 pairs of chromosomes। तो ये आपको पता ही होगा कि डीएनए होता है एक सेल में, मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया है कि 46 क्रोमोसोम्स के अंडर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड 2 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, एग्जैक्टली 2.2 मीटर होती है। ये आपको याद हो जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ कैसे निकालना है इसको, तो इसको वहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। क्लास 12 में इसको लिखा गया है कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वहाँ पे आएगी। एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल्स, ये हमने देख ही लिया, न्यूक्लियस की जगह पे क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। essentially has a primary constriction or centromer on the sides of which disc shaped structure called kinetochores are present। तो ये kinetochores disc shape होती हैं और ये हेल्प करती हैं स्पिंडल अपरेटस को क्रोमोसोम से अटैच करने में और स्प्लिट अप करने में। देखिए डिस्क शेप होती हैं, यहाँ से क्लियर ही हो रहा है ये, और अटैच करने में हेल्प करती हैं, ये सेल डिवीजन में भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब प्राइमरी लगा हुआ है इसके आगे कंस्ट्रक्शन की, प्राइमरी का मतलब ही होता है जो विच इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो असेंशियली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होनी ही चाहिए। इसको सेंट्रोमर बोलते हैं, सेंटर का हिस्सा जो दो क्या बोलते हैं उसको, क्रोमेटिड्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमर होल्ड्स ट्रू क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये होल्ड करता है, क्रोमोसोम का सेंटर का हिस्सा होता है और दो क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है, सेंट्रोमर इसलिए बोलते हैं इसको। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है जो ईदर प्रेजेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, इसलिए एसेंशियली वर्ड यहाँ पे इसके आगे यूज़ किया गया है क्योंकि ये होनी ही चाहिए। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब इसको कंफ्यूज मत करिएगा सेंट्रोजोम के साथ, सेंट्रोमर को वहाँ मैंने आपको बता दिया था सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोमर होता है ये जो मर इसके पीछे वर्ड यूज़ किया गया है,
इसका मतलब होता है डिवीजन, क्योंकि ये डिवाइड करता है ना ऊपर और दो हिस्से क्रोमोसोम्स के, तो ये सेंट्रोमर है, सेंटर से डिवाइड करता है दो क्रोमोसोम्स को। एक्चुअली ये मेटामेरिज्म में भी मेटामर्स हम देख चुके हैं एनिमल किंगडम के अंदर। वहाँ भी जो डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स है, उसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। तो वहाँ भी मेटामर्स में ही आता है मर पीछे, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 4 टाइप के होते हैं क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर्स। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विच हैज़ मिडल सेंट्रोमर एंड फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो मिडल अगर इसमें सेंट्रोमर है तो 2 इक्वल आर्म ही फॉर्म होंगे। एंड एम से मिडल और एम से मेटासेंट्रिक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है सब मेटासेंट्रिक, यानी मेटासेंट्रिक से छोटा होगा, दिखाई दे रहा है इसके नाम से। which has slightly centromer slightly away from the middle of the chromosome resulting in one shorter arm एंड वन लोंगर आर्म। तो अगेन अगर स्लाइटली अवे होगा सेंटर से तो एक छोटा आर्म बन जाएगा, एक बड़ा। सब मेटासेंट्रिक में ऐसा होता है, एस से सब और ऐसे स्लाइटली अवे। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो एंड के क्लोज ही चला जाता है एक्रोसेंट्रिक के केस में सेंट्रोमर, तो इसलिए एक बहुत बड़ा हो जाता है आर्म, एक बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस है, शॉर्टर और लॉन्गर आर्म है, यहाँ पे एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड ये एक्रोसेंट्रिक वर्ड आपको देख के एक्रोपेटल सक्सेशन याद आ रहा होगा मॉर्फोलॉजी से। 2 टाइप का होता है सक्सेशन, एक्रोपेटल और बेसिपेटल। एक्रोपेटल में पेरीफेरी के अराउंड यंग लीव्स पाए जाते हैं, ये मैंने आपको लर्न करवाया था दोनों कैसे करने हैं। तो वहीं से आप ये याद रख सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक के केस में जो सेंट्रोमर होगा वो पेरीफेरी के यानी एंड के क्लोज होगा, क्लोज टू इट्स एंड। whereas the telocentric chromosome has terminal centromer। तो टीलो टी से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल भी टी से, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसमें टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब एंड वेंड से क्लोज नहीं है, एंड ही यही फॉर्म कर रहा है, टर्मिनल सबसे एंड पार्ट में है। तो ये डायग्राम्स गिवन हैं इन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के। देखिए सेंटर में इसमें लोकेट कर रहा है एग्जैक्टली, तो ये होगा मेटासेंट्रिक। यहाँ पे क्लोज टू वन एंड नहीं है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर है, ये सब मेटासेंट्रिक होगा। इट इज़ क्लोज टू वन एंड यहाँ पे टर्मिनल है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, इनमें एग्जैक्टली डिफरेंस देख के पता लगाया जा सकता है। और इनको साइड बाय साइड रख दिया जाए तो कौन सा मेटासेंट्रिक है, कौन सा सब मेटासेंट्रिक, कौन सा टीलो, कौन सा एक्रो, ये एग्जैक्टली देख के पता लगाया जा सकता है अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है और याद की है इनकी डेफिनेशन। देखिए सैटेलाइट का जिक्र यहाँ पे आ रहा है, जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, इसके बारे में आगे बताया गया है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये सेंट्रोमर होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो या इस पेज पे कुछ बचा है जो हमने नहीं करा। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of small fragment called satellite। तो सबसे पहली बात तो ये फ्यू क्रोमोसोम्स में ही होता है। हमने देखा था कि एसेंशियली सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है सभी क्रोमोसोम्स में, यानी सेंट्रोमर यहाँ सिर्फ कुछ ही क्रोमोसोम्स में ये पाई जाएगी, तो इसलिए इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। एंड सेकेंडली इट इज़ नॉन स्टेनिंग, मीन्स इट कांट बी स्टेन्ड। हमने पीछे देखा था ना, डेंसली स्टेन्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बेसिक डाई से स्टेन करके क्रोमैटिन के मटेरियल को भी देखा जा सकता है, जो फ्लेमिंग ने किया था। तो वैसे स्टेनिंग इस केस में पॉसिबल नहीं है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के केस में, तो इसलिए इनको नॉन स्टेनिंग बोला है। एंड कॉन्स्टेंट लोकेशन पे ये पाए जाते हैं। हमने पीछे देखा था स्ट्रक्चर में पेरिफेरल पार्ट में ही, सिर्फ जो क्रोमोसोम की पेरीफेरी थी वहाँ था ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट। तो कांस्टेंट लोकेशन है, ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। और कांस्टेंट में कौन आता है पहले, और नॉन स्टेनिंग में पहले नॉन आता है। तो ये कौन से नॉन आप याद रखेंगे कि ये नॉन स्टेनिंग होता है, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट। तो स्मॉल ही फ्रेगमेंट था ये, जस्ट लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन स्मॉल ही होता है, कॉल्ड सैटेलाइट। तो एस से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एस से सैटेलाइट, ऐसे आपको लर्न कर सकते हैं इसे।
नाउ द लास्ट टॉपिक माइक्रो बॉडीज, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं गिवन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पर ऑक्सीजोम्स होते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दीज माइक्रो बॉडीज, ये जब हम स्ट्रक्चर्स देख रहे थे एनिमल और प्लांट सेल की, तब मैंने आपको बताया था मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये तो हम जानते ही हैं, सिर्फ दो ही हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे और माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, ये आप ऐसे याद रखिए। देखिए वेसिकल्स कैसे बने थे, लाइजोसोम्स भी वेसिकल होते हैं, माइन्यूट वेसिकल्स वहाँ इनके लिए भी यूज़ किया गया था। लाइजोसोम और परऑक्सीजोम, ये पीछे से एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो ये भी वेसिकल्स होंगे, आप ऐसे याद रखिए। एंड वेसिकल्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड एट अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी दैट यू नो वेरी वेल कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। तो इनके एग्जाम्पल पर ऑक्सीजोम से इनकी प्रॉपर्टीज लिंक करेंगे हम। दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, तो लाइजोसोम में भी एंजाइम्स थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो वैसे ही पर ऑक्सीजोम में भी होंगे, यानी माइक्रोबैडीज में पाए जाएंगे। दैट आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब ये मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, ग्रीन कलर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनकी वहाँ थी, पर ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दैट्स वाई माइक्रोबॉडीज भी हम बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं। नाउ द समरी ऑफ दिस चैप्टर, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे दिखे जो एनसीईआरटी की थ्योरी में एग्जैक्टली गिवन नहीं है। जैसे न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियाई होता है, ये तो गिवन है। इट इज़ नॉट ओनली कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनेल्स बट एज अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और वही ही गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि फ्यूजन से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हेरिडिटी होती है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम देखते हैं। तो न्यूक्लियस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट यू नो वेरी वेल। बट ये ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये शायद आपको ना पता हो, तो नहीं पता हो तो याद रहना चाहिए आपको। ये आप एनालॉजी से याद रख सकते हैं। जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटीज़ यानी मूवमेंट को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा यहाँ पे न्यूक्लियस। इस एनालॉजी से इसको लर्न कर सकते हैं आप। वैसे फंक्शनली भी ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट आपको। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूब्यूल्स और सिस्टरने। देखिए गोल्जी में पाई जाती हैं सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स वहाँ पे नाम दिया गया था नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ER को, लेकिन क्योंकि क्लोजली एसोसिएटेड होती है ER से ये, तो इसमें इसके भी जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको सिस्टरने बोल सकते हैं। सैक्स होते हैं बेसिकली सिस्टरने, जो कि इसमें भी पाए जाते हैं। There are two types, rough and smooth, that we know already. ER helps in transport of substances, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogen। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और लिपोप्रोटीन्स यानी लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, ये तो आपको पता होगा। लिपोप्रोटीन्स बेसिकली आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, तो अगर अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ग्लाइकोजन भी प्रोड्यूस करते हैं, ये भी यहाँ पे गिवन है, जो कि थ्योरी में एग्जैक्टली गिवन नहीं था। एंड ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, ये भी एग्जैक्टली लाइन नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, बट ये समझा जा सकता है। ईआर जब प्रोड्यूस कर रहा है लिपिड्स और प्रोटीन्स को, तो गोल्जी तक ट्रांसपोर्ट करने का भी फंक्शन इसी के अंडर होगा, ये ऑब्वियस बात है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है और लिपोप्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। ग्लाइकोजन ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये क्या बनाता है, गोल्जी बनाता है ना। ग्लाइको वर्ड एसोसिएट करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ गोल्जी, तो और गोल्जी के जैसे ही स्ट्रक्चर यानी सिस्टर ने इसके भी पार्ट्स को बोल सकते हैं सैक्स को। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ग्लाइकोजन भी ये प्रोड्यूस करता होगा ER। बेसिकली वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि थ्योरी में कि प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा कुछ भी नहीं बनाते हैं यार, ऐसा नहीं लिखा गया है। रफली आपको बताया गया, सिर्फ एक आइडिया दिया गया है। RER पे क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं इसलिए वो प्रोटीन्स बना लेता है, SER लिपिड्स बना लेता है, लेकिन ऐसा कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ग्लाइकोजन ये नहीं बनाते हैं। ER बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंथेसाइजिंग मशीन होता है सेल की, तो ग्लाइकोजन भी ये डेफिनेटली बनाता ही है।
सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि थ्योरी में आप मिस कर सकते थे, इसलिए समरी ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इसी को रेस्पिरेशन बोला जाता है, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एग्जैक्टली आप पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि नहीं गया था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। एक और लाइन है, ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन, ये एक्चुअली मैं आपको बता भी चुका हूँ इसी चैप्टर में, लेकिन थ्योरी में नहीं गिवन था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में ये नहीं आएगा बेसिकली, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आप देखने वाले हैं, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आएगा। सो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। अब एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन इलेक्ट्रोसाइट इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है। ये वो क्वेश्चन आई थिंक जो मैं बात कर रहा था वो आई थिंक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आया था, यहाँ वो आया हुआ है। दिस क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो इन दोनों में ये कॉमन कैरेक्टर होता है, ये तो थ्योरी में मेंशन है, तो देखते ही आपको डी मारना चाहिए इसका। Select the one which is not true for ribosomes have no role in protein synthesis. The only role we know for ribosome is protein synthesis. तो ये तो डायरेक्टली ही मार्क करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट कौन सा है ये आप देख लीजिए। अनाबीना एंड नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन एर्गी विच कम अंडर प्रोकैरियोट्स, तो बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। अब ये साफ्रानीन होती है डाई, जिसको यूज़ नहीं कर सकते क्रोमोसोम को स्टेन करने में। ये डाइज वगैरह की इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी चैप्टर में नहीं है, ना कि क्लास 11 और क्लास 12 में। ये आपको याद ही रखना होगा। साफ्रानीन, इससे आप याद रखें ये साफ नहीं है ऐसे आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये साफ नहीं है इसलिए क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दैट्स हाउ साफ्रानीन कांट बी यूज्ड हेयर। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेज। तो हमने कुछ सेल्स के साइजेज लर्न किए थे, उसका इस्तेमाल अब यहाँ पे करना है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में भी सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा साइज इसका होगा। असेंडिंग में अरेंज करना है, यानी सबसे छोटा पहले, तो एक सबसे पहले का, फिर ओस्ट्रिक एग्स तो काफ़ी बड़ा होता है तो 2 नहीं आएगा। इसके बाद ह्यूमन आरबीसी से छोटा होता है बैक्टीरिया, तो 1, 4, फिर 3 ह्यूमन आरबीसी और सबसे लास्ट में 2 ओस्ट्रिक एग, तो ए हो गया इसका आंसर है। ये हमें एग्जैक्टली पता है, बैक्टीरिया हमने देखा था, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा, और बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। 3 से 5 हमने लर्न किया था ना बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर लर्न किया था। तो एग्जैक्टली हमें साइजेस भी याद है इनके, थ्योरी में कैसे लर्न करने हमने देख लिए थे। तो यहाँ तो सिर्फ कंपैरिजन नहीं करवा रहा है, एग्जैक्ट साइजेस हमें याद है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स इज सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो ये बेसिकली होना चाहिए था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, ये गलती से यहाँ पे डाल दिया गया है। ये फीचर सब में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे, इन सब में सेल वॉल पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द मैनी यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो कॉमन फीचर है इट इज़ सेल वॉल की प्रेजेंस। सिर्फ एनिमेलिया एक ऐसी किंगडम होती है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सब यूकैरियोट्स में। मैनी यूकैरियोट्स का मतलब यही है कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट वाज सिंगल एंड निकोल्सन, एंड सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था इन्होंने, ये हमें इनसेन वर्ड से याद किया हुआ था थ्योरी के अंदर। सो वी मस्ट नो इट, सी इसका आंसर होगा, सिंगल एंड निकोल्सन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ट्रू फॉर अ सीक्रेटरी सेल, RER इज ईजिली ऑब्जर्व। तो हमने देखा था सेल इन्वॉल्व इन एक्टिव सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, उनमें न्यूक्लियोलाई न्यूमरस होते हैं, लार्जर होते हैं, एंड
दोज न्यूक्लियोलाई प्रोड्यूसेस आरएनए, जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है, तो उससे राइबोसोम्स बनेंगे विच आर फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है उन सेल में, इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि सीक्रेटरी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीक्रेटरी के आगे अगर कोई भी मेंशन नहीं है, कुछ भी सफिक्स इसके आगे, तो हम मान सकते हैं ये प्रोटीन्स के लिए बोला गया है सीक्रेटरी फंक्शन। एंड प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं आर ई आर, तो बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स। हमने लर्न भी किया हुआ है कि कैसे इसको याद रखना है टोनोप्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ यूकैरियोटिक सेल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकन्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में ऐसा होता है। एंड ये वो वर्ड है, आई थिंक मैं वहाँ पे आपको बोल रहा था, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से ऐसा वहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनी होती है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये वर्ड पेप्टिडोग्लाइकन। तो पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड को पेप्टिडोग्लाइकन भी बोल सकते हैं, और यू प्रोकैरियोट्स में ये पाई जाती है, नॉट यूकैरियोट्स। तो ए हो गया इसका आंसर। बाकी तीनों आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप कोई क्वेश्चन ऑप्शन चूज कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, वो उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। तो दिस इज नॉट ट्रू। हमने देखा था जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, एंड दे आर इन्वॉल्व इन असाइनिंग ब्लड ग्रुप्स टू द दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी से आर ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते थे। तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन भी हमें याद है। सो दिस इज इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टिड्स डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग व्हाट? फॉर द प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड्स। तो थाइलाकोइड्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन यहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती, इसलिए प्लास्टिड्स का ये एक्स्ट्रा फीचर है। तो प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड इज एक्स्ट्रा टू असाइन टू प्लास्टिड ओनली, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पे वो तीनों फंक्शन काम आएंगे आपके, मेंटेनेंस द सेल शेप, सपोर्ट और मोटिलिटी। तो ये हमने देखा था मैकेनिकल सपोर्ट एम से, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप एम से, और सेल मोटिलिटी एम से। ये तीनों एनसीईआरटी की थ्योरी में गिवन है। तो एक ही बचा ऑप्शन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो कि फंक्शन नहीं होगा साइटोस्केलेटन का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ये आपको याद रखना है। इवन दो एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं गिवन है ये, लेकिन एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पलर में आए हैं वो एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं नीट में, भले ही वो थ्योरी में ना गिवन है। तो इसका आंसर है फास्ट ग्रीन। एंड किसी भी सेल को अगर फास्टली काम करना है, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो सेल फंक्शंस करने में, तो उसको सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा और बड़े माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हाउस होता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वहीं से एनर्जी ड्राइव करती है सेल। तो इससे आप याद रखेंगे कि फास्ट ग्रीन इज द स्टेन दैट इज यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। फास्ट वर्ड से आप याद रख सकते हैं, फास्ट काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी सेल को। तो ए हो गया इसका। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स वी आर गोना टेक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। एंड इस चैप्टर के जो पीडीएफ है ये मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है क्लास 11 बायोलॉजी, और बाकी जितनी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं वो सारी की सारी बुक्स ऑलरेडी मैं उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। एंड दूसरे भी बुक्स होते हैं, जैसे PYQs की बुक होती हैं, जो जितनी भी अवेलेबल थी मेरे पास वो सारी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। आगे आने वाला कंटेंट भी जितना है वो वही उसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मैड अबाउट एनसीईआरटी के नाम से।